नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी के मन की बात के 122वां एपिसोड की। भारत ने दुनिया में रचे इतिहास की, बांग्लादेश की राजनीतिक में मची उथल पुथल की। भारतीय डेलीगेशन ने विश्व के सामने खोली पाकिस्तान की पोल की, वकीलों के हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कोर्ट में छिड़ी जंग की। बात करेंगे केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी की, और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे देश भर में आंधी बारिश और हीट वेव को लेकर IMD के अलर्ट को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। मन की बात का 122वां एपिसोड। मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं, बदलते भारत की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 122वें एपिसोड में ऑपरेशन सिंदूर को बदलते भारत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ये केवल सैन्य मिशन नहीं बल्कि भारत के संकल्प, साहस और आत्मनिर्भरता की तस्वीर है। 7 मई 2025 को पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। मोदी ने सेना के पराक्रम की सराहना की और बताया कि इस ऑपरेशन ने देश भर में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति की लहर पैदा की है। बिहार के कटिहार और यूपी के कुशीनगर में नवजातों के नाम सिंदूर रखे गए। उन्होंने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रगति और योग दिवस की तैयारियों पर भी जोर दिया है। जापान को मात देकर दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति बना भारत। GDP ने पार किया 4 ट्रिलियन का आंकड़ा। भारत ने जापान को पछाड़कर 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अप्रैल 2025 के विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार भारत का नाम मात्र GDP $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो जापान के $4.186 ट्रिलियन से थोड़ा अधिक है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, जिसमें भारत अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे है। IMF का अनुमान है कि भारत 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत की यह उन्नति मजबूत घरेलू मांग, जनसांख्यिकी लाभ और संरचनात्मक सुधारों का परिणाम है। 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.2% तक रहने का अनुमान है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। यह उपलब्धि वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। पीएम मोदी ने दिल्ली को बीजेपी NDA शासित राज्यों के CM और डिप्टी CM के साथ की बैठक। इस दौरान मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना और मोदी 3.0 सरकार के 1 साल पूरे होने पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अशोका होटल में बीजेपी NDA शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्रियों और 18 उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना और मोदी 3 सरकार के 1 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के सफल हमलों की सराहना की गई। 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक, सशस्त्र बलों और पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई। दूसरा, अगली जनगणना में जातिगत जनगणना के लिए केंद्र के फैसले की प्रशंसा। सुशासन योजनाओं के कार्यान्वयन और विकसित भारत 2047 पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह और JP नड्डा मौजूद थे। राज्यों ने अपने शासन मॉडल और नवाचारों की प्रस्तुति दी है। भाजपा सांसद रविशंकर बोले, भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन अगर हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा तो ऑपरेशन सिंदूर से जवाब मिलेगा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन अगर कोई हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे ऑपरेशन सिंदूर जैसा करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी ढेर हुए। प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के रुख को मजबूती से रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है और यह नया भारत किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना में 2 मौतें, 27 नए केस मिले, एक्टिव मरीज 363 हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की बैठक। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से 2 मौतें हुई है और 27 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सक्रिय मरीजों की संख्या 363 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें कोविड-19 की स्थिति और स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा हुई। बैठक में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, उपचार और टीकाकरण पर जोर दिया गया है। मंत्रालय ने राज्यों को सतर्कता बरतने और कोविड उपयुक्त व्यवहार, विशेषकर मास्क पहनने की सलाह दी, खासकर बुजुर्गों और सह रुग्णता वाले मरीजों के लिए। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान मामले ज्यादातर हल्के हैं और अस्पताल में भर्ती होने की दर कम है। फिर भी ठंड के मौसम और नए वेरिएंट्स के खतरे को देखते हुए सावधानी जरूरी है। मंत्रालय ने अस्पतालों में मॉक ड्रिल और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। देश में अब तक 220 करोड़ से अधिक टीकाकरण खुराकें दी जा चुकी हैं और रिकवरी रेट 98.75% है।
पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा में हाई सिक्योरिटी 60 किलोमीटर के रूट पर 35,000 जवान, 4,000 कैमरे लगाए, 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। पहलगाम में हाल के आतंकी हमले के बाद 2025 की अमरनाथ यात्रा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 60 किलोमीटर के 2 रूट्स पहलगाम 46 किलोमीटर और बालटाल 14 किलोमीटर पर 35,000 जवानों की तैनाती होगी। इसके अतिरिक्त जम्मू से पवित्र गुफा तक 1 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। यात्रा मार्ग पर 4,000 हाई रेजोल्यूशन और फेस रिकॉग्निशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें 6 कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। बंकर भी बनाए जा रहे हैं। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 38 दिनों तक चलेगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हुआ, जिसमें ऑनलाइन और 600 से अधिक बैंकों में ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया है। ये यात्रा 3,880 मीटर ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी की गुफा तक जाती है। आतंकवादियों ने हत्या के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। मुस्लिम देश की धरती से कुरान का जिक्र कर ओवैसी बोले, हमें इसे खत्म करना होगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मुहिम शुरू की। बहरीन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे AIMIM सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठनों ने निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराने के लिए कुरान की आयतों को गलत संदर्भ में पेश किया। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान में स्पष्ट है कि एक निर्दोष की हत्या पूरी मानवता की हत्या के समान है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत इसका कड़ा जवाब देगा। ओवैसी ने बहरीन सरकार से FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करने की मदद मांगी है, क्योंकि आतंकवादी को वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह प्रतिनिधिमंडल 33 देशों में पाकिस्तान की आतंकवादी नीतियों को उजागर करेगा। RSS चीफ बोले, ताकतवर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं। मोहन भागवत ने कहा, हिंदू एक हो, देश की सेना को भी मजबूत बनाए ताकि उसे कोई जीत न सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के उप सरसंघचालक मोहन भागवत ने बेलगावी में कहा कि भारत को इतना ताकतवर होना चाहिए कि कोई भी शक्ति चाहे कितने भी एकजुट हो उसे जीत न सके। उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होने और देश की सेना को मजबूत करने का आह्वान किया। भागवत ने कहा कि RSS विविधताओं को एकता के सूत्र में पिरोता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामाजिक सद्भाव जरूरी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की, जिसमें 7 मई को पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर हमले किए। भागवत ने नागरिकों से सेना और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की ताकि राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा बनी रहे। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को सशक्त और संगठित होने की जरूरत है। दिल्ली वालों के लिए यूनिक ID जारी करेगी रेखा सरकार। जल्द शुरू होगा सर्वे, एक क्लिक में मिलेगी सारी जानकारी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों के लिए यूनिक ID योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी, जो विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक क्लिक में उपलब्ध कराएगी। इस योजना का उद्देश्य राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, अन्य सेवाओं को एकीकृत करना है ताकि नागरिकों को सुविधा हो और पारदर्शिता बढ़े। सर्वे जल्द शुरू होगा, जिसमें निवासियों की बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी एकत्र की जाएगी। यह प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी, जिसमें आधार या वोटर ID जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दिल्ली सरकार का दावा है कि ये योजना भ्रष्टाचार कम करेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचाएगी। हालांकि डेटा गोपनीयता को लेकर कुछ चिंताएं भी उठ रही है। सरकार ने इसके लिए सख्त सुरक्षा उपायों का आश्वासन दिया है। यूनुस ने अमेरिका को बेच दिया बांग्लादेश। आतंकियों के हाथ में सत्ता, राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक्टिव हुई शेख हसीना। बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद सत्ता संभालने वाले मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनुस पर देश को अमेरिका के हवाले करने और आतंकियों को सत्ता सौंपने का आरोप लगाया है। हसीना, जो अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद भारत में निर्वासित है, ने दावा किया कि यूनुस ने सुनियोजित साजिश के तहत उनकी सरकार गिराई है। उन्होंने यूनुस को आतंकवादियों का समर्थक और जातीय नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर बड़े हमले बढ़े हैं, जिसके लिए यूनुस की अंतरिम सरकार की आलोचना हो रही है। हसीना ने भारत से अपनी पार्टी अवामी लीग के खिलाफ प्रतिबंध हटाने की मांग की है। इस बीच यूनुस ने दिसंबर 2025 या मार्च 2026 तक चुनाव कराने का वादा किया है, लेकिन देश में अस्थिरता और हिंसा बरकरार है। एप्पल भारत में ही बनाएगी आईफोन, दावा कंपनी अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में नहीं आएगी। ट्रंप ने धमकी दी थी अमेरिका में बने फोन। एप्पल ने भारत सरकार को भरोसा दिया है कि वह भारत में आईफोन उत्पादन जारी रखेगी, भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंपनी के CEO टिम कुक को भारत में विनिर्माण बंद करने की धमकी दी हो। ट्रंप ने 15 मई 2025 को कतर में कहा था कि वह नहीं चाहते कि एप्पल भारत में आईफोन बनाए, बल्कि अमेरिका में उत्पादन बढ़ाए। उन्होंने भारत में बने आईफोन पर 25% टैरिफ की चेतावनी भी दी। हालांकि एप्पल ने भारतीय अधिकारियों को आश्वासन दिया कि भारत उनकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। भारत में फॉक्सकॉन और टाटा जैसी कंपनियां आईफोन उत्पादन में योगदान दे रही हैं और मार्च 2025 तक भारत ने 22 मिलियन के आईफोन निर्यात किए। कंपनी का कहना है कि भारत की लागत प्रभावी, कुशल श्रम शक्ति और नीतियां इसे आकर्षक बनाती है। दिल्ली NCR में भारी बारिश से सड़कें बनी तालाब, जल भराव से लग रहा जाम, कई फ्लाइट्स प्रभावित। दिल्ली NCR में 25 मई 2025 को भारी बारिश और तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार सफदरगंज में 81, पालम में 68,
और मयूर विहार में 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके कई इलाकों में जलभराव हुआ है, खासकर मिंटो रोड, आईटीओ और दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़कों पर पानी भरने से भारी ट्रैफिक जाम देखा गया, जिससे वाहन रेंगते हुए नजर आए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों पर उपयोग करने की सलाह दी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 200 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई, जिनमें 50 उड़ानें विलंबित और 10 डाइवर्ट हुई है। आईएमडी ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। दिल्ली सरकार और नगर निगम ने जलभराव से निपटने के लिए आपात टीमें तैनात की है। पहलगाम हमला को लेकर अब हरियाणा के भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विवादित बयान। बोले, सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था। हरियाणा के बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान देकर तूफान खड़ा कर दिया। भिवानी में बीते दिन एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमले में सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगनाओं जैसा जोश और जज्बा नहीं था, जिसके कारण 26 लोग मारे गए। उन्होंने दावा किया कि यदि महिलाएं आतंकियों से मुकाबला करती तो कम मौतें होती। इस बयान की कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दलों ने कड़ी निंदा की है। इसे शहीदों और पीड़ितों का अपमान बताया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हड्डा और जयराम रमेश ने बीजेपी पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से जांगड़ा को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है। जांगड़ा ने अहिल्याबाई होलकर और झांसी की रानी का उदाहरण देते हुए महिलाओं में वीरता की कमी बताई। वकीलों के हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कपिल सिब्बल ने मांगे अंबानी अडानी से 50 करोड़। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में ही हुआ विरोध। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने वकीलों के लिए 50 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस फंड जुटाने के लिए मुकेश अंबानी 10 करोड़, अनिल अंबानी, गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला, लक्ष्मी मित्तल प्रत्येक 5 करोड़ जैसे उद्योगपति से चंदा लिया है। यह योजना सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस पर घोषित की गई, जो 2700-2800 वकीलों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। हालांकि एससीबीए के कुछ सदस्यों, खासकर नवनिर्वाचित अध्यक्ष विकास सिंह ने इसका विरोध किया। इसे कारपोरेट प्रभाव और हितों के टकराव का मुद्दा बताया। सिंह ने कहा कि 2 लाख रुपए कवर के लिए प्रीमियम अनुपातहीन है और इसे रद्द या पुनर्विचार करना चाहिए। सिब्बल ने दावा किया कि कोई हितों का टकराव नहीं है, क्योंकि यह चंदा एसोसिएशन के लिए है, न कि व्यक्तिगत। पति विराट कोहली संग अयोध्या पहुंची अनुष्का शर्मा सिर पर पल्लू लिए हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अपने पति और क्रिकेटर विराट कोहली के साथ 25 मई 2025 को अयोध्या पहुंची। दोनों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। अनुष्का ने सिर पर पल्लू ओढ़कर भक्ति भाव से पूजा अर्चना की, जबकि विराट पारंपरिक कुर्ते में नजर आए। इस दौरान भारी भीड़ जमा हुई और उनकी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लोगों ने उनके सादगी भरे अंदाज की तारीफ की। दंपति ने राम मंदिर में भी दर्शन किए। ये यात्रा विराट के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद उनकी आध्यात्मिक रुचि को दर्शाती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।